अक्सर देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। ये नौकरी का जरिया नहीं है। क्योंकि अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, पीएनटी में जाइए, और बहुत से जरिए हैं। अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने देखा, ये हमारे दिवंगत सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का ये स्पीच है, जो कि 2018 दिसंबर मतलब 13 दिसंबर 2018 को रिकॉर्ड किया गया था पुणे में। तो इस स्पीच में जनरल बिपिन रावत जी यही कहते हैं कि जो नवयुवकों में एक धारणा बनी हुई है कि सेना जो है, तीनों सेना की बात कर रहा हूँ, वो एक नौकरी का जरिया है। तो ऐसा गलतफहमी ना पालें। सेना जो है उसमें जो भी मतलब सम्मिलित होते हैं, जो जाते हैं, उनके पीछे एक दृढ़ निश्चय होता है, उनका एक दृढ़ संकल्प होता है कि वो भारत माता के सेवा में अपना जीवन समर्पण करने जा रहे हैं। तो वो जो सोच है, वो मेंटालिटी है, वो बस नौकरी के लिए नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जनरल बिपिन रावत जी ने ये बात कही थी। और इसकी जो प्रासंगिकता है वो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आज देखने को मिल रहा है। कितनी महत्वपूर्ण बात उस समय उन्होंने की थी। ये अग्निपथ स्कीम को लेके है, जो भारत सरकार ने ये लागू की है, और इसके ऊपर बहुत सारे विरोध देखने को मिल रहे हैं, विरोधाभास सुनने को भी मिल रहे हैं कि क्या ये सही में इतना बुरा ये एक स्कीम है, क्या इसके लिए इससे हमारे जो देश की सुरक्षा है उसको कहीं से क्षति पहुंचेगी, या फिर जो नवयुवक हैं उनके लिए जो एक अपॉर्चुनिटीज़ है अपने मिलिट्री में सर्व करने की, वो कहीं ख़त्म हो जाएगी। तो हम देखते हैं इसमें क्या जो अग्निपथ स्कीम है वो डिटेल में किस तरह से एप्लीकेबल है, इसके शॉर्टकमिंग है या फिर ये एडवांटेजेस है, ये रिफॉर्मेटिव तो ज़रूर है, और क्या ये रिफॉर्म सही है, इस पे हम बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को मतलब वीडियो को पूरा देखें, ताकि जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और आपको एक होलसम आइडिया मिल जाए। हो सकता है कि आप की जो अपनी भावना है वो चेंज हो जाए, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिले, या फिर आपको लगता हो कि मैं गलत हूं तो आप भी मुझे मेरे अपने विचार मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ट्विटर पे जुड़ के या फेसबुक पे जुड़ के मुझे अवगत जरूर कराएं। तो चलिए और इसमें आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि अग्निपथ स्कीम है क्या, और इस पे इसके फ़ायदे नुकसान जो भी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लेट्स सी। नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव, और जैसे मैंने विपिन रावत जी का ये क्लिप सुनाया, अब यहाँ पे जो अग्निपथ स्कीम है, पहले हम इसके एक समराइज्ड वर्जन के बारे में चर्चा करते हैं, फिर हम इसमें आगे देखेंगे। तो चलिए और इंट्रोड्यूस करते हैं ये अग्निपथ स्कीम।
तो यहाँ पे मैंने एक इंडियन एक्सप्रेस का जून 19 2022 का आर्टिकल लिया है। ये आप यहाँ पे ज़रूर पढ़िए। इसमें अगर आपको पढ़ना नहीं तो मैं आपको बुलेट पॉइंट्स इसके बता देता हूँ। इसमें 45 से 50 हज़ार जो सोल्जर्स होंगे उनकी नियुक्ति होगी, नए नवयुवक जो है उनकी सेना में बहाली होगी, जिसकी जो रैलीज होंगी रिक्रूटमेंट की वो हर 1 साल में 2 बार होंगी, हर 6 महीने पे होगी। और उसके बाद इसकी जो एज निर्धारित की गई है वो 17.5 साल से लेके 21 साल तक ये इस आयु में ही जो युवा होंगे वो एप्लीकेबल होंगे, वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ये है कि जो इसमें एक और बात ज़रूरी है कि जो 4 साल का ही टर्म होगा। 4 साल में आपको मतलब एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कहें उसमें आपको सेना में भर्ती किया जाएगा। फिर 4 साल एंड होने के बाद आप फिर पब्लिक लाइफ में आ सकते हैं, यानी सिविलियन लाइफ में आ सकते हैं। तो इसमें जो ये सिस्टम है ये बेसिकली ऑफिसर्स रैंक से जो नीचे के जो भर्तियां होती है उनके लिए है। ये तीनों अंगों की बात है, मतलब तीनों ब्रांचेस की बात है। उन सबों में जो ऑफिसर्स रैंक की जो रिक्रूटमेंट है वो प्रोसेस सेम रहेगा। 12th आपको करना है, पास करना है, उसके बाद एनडीए में जो टेस्ट होते हैं उसको निकालना है, एनडीए की एग्ज़ाम्स को निकालनी है। उसके बाद आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाते हैं या फिर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाते हैं, फिर वहाँ से ग्रेजुएट होकर आप ऑफिसर्स बनते हैं। तो ये जो ऑफिसर्स के क्राइटेरिया वो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो इनलिस्टेड जिसको कहा जाता है ऑफिसर्स के नीचे जो रैंक्स में आते हैं उनके लिए ये अग्निपथ स्कीम लाई गई है। तो इसमें अब हम चलते हैं और फाइनेंशियल बेनिफिट्स देखते हैं कि है क्या। तो सबसे पहली बात है कि आपकी जो सैलरीज होगी वो 30,000 से शुरू होकर 40,000 इंक्रीमेंटल होते हुए फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक ये आपकी रहेगी। और इसमें अगर इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखा जाए तो 70% जो है आपकी सैलरी का आपको पूरा मिलेगा और 30% जो है वो सरकार एक डिपॉजिट कर देगी अकाउंट में, जिसको सेवा निधि के नाम से जाना जाएगा। और एक तरह से प्रोविडेंट फंड होगा जो जिसमें सरकार भी अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी, और साथ में क्योंकि ये सेविंग अकाउंट बैंक में रहेगा तो बैंक की तरफ से भी इंटरेस्ट उसमें मिलते रहेंगे। तो ओवरऑल जो होगा, जो आप 4 साल के बाद निकलेंगे मिलिट्री सर्विस से, तो आपके पास 11,71,000 जो है वो सेवानिधि पैकेज आपको दिया जाएगा। जैसे मैंने बोला कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है तो एक ये सेवरेंस पैकेज आप इसको समझ सकते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। इसमें एक ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आपकी ये 11 लाख की जो आपकी आमदनी होगी वो सैलरी के अलावा, मतलब आप सैलरी में भी जो भी 70% में आप जो भी सेविंग करते हैं उसके अलावा ये 11,71,000 टैक्स फ्री रहेगा, बिल्कुल इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ में इसमें और भी अगर एडवांटेज देखें या बेनिफिट्स देखें तो आप जब तक 4 सालों में आपकी सेवा जारी रहती है मिलिट्री के साथ, तो उसमें आपके लाइफ इंश्योरेंस कवरेज वो 48 लाख रुपए होगा। और इन केस कहीं मृत्यु हो जाती है अकस्मात या फिर किसी कारणवश किसी ऑपरेशंस में, एंटी टेरर ऑपरेशंस में, एंटी नक्सल ऑपरेशंस में अगर मतलब जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है उस तरह के ऑपरेशंस में अगर बलिदान आप देते हो या आप वीर गति को प्राप्त होते हो तो आपके फैमिली को 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिलेगा। ये डिफाइंड है यहाँ पे। बाद में हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई और उपाय किए जाए, सेंट्रल की तरफ से भी कुछ और अगर वो कंपनसेशन दे तो वो दे सकते हैं, जैसे जॉब्स और सरकारी जॉब्स और ये उस तरह की बातें जो अक्सर देखी जाती है। तो यहाँ पे वही बात है कि जो 1 करोड़ के साथ जो भी उसमें इंक्लूडेड होगा, जो टर्म बच जाएंगे, जो टेन्योर बच जाएगा, उसके भी आपको पेमेंट इंक्लूडेड रहेगी। तो ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो टोटल रिक्रूटमेंट होगा उसका 75% तो हर 4 साल के बाद वो निकल जाएंगे, लेकिन उसमें भी जो इवैल्यूएशन चलता रहेगा उन 4 सालों में आपका इवैल्यूएशन, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। आप किसी भी ब्रांच में हो, किसी भी रेजिमेंट में हो, किसी भी डिवीज़न में हो, आपकी वो परफॉर्मेंस देखी जाएगी और उसके लिए चाहे मेंटोर या इन्विजिलेटर हमारे मिलिट्री अपॉइंट करेगी। फिर उस आधार पे, आपके परफॉर्मेंस के आधार पे आप 25%
टॉप के उसमें आते हो तो आपको 15 ईयर्स का एक्सटेंडेड अगर कहें तो परमानेंट कमीशन आपको मिल जाएगा। फिर परमानेंट कमीशन के बाद आपको पेंशन के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। तो 4 साल के बाद ये एक 25% टॉप के लोगों के लिए यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस इसमें होनी चाहिए। अब यहाँ पे 3 बातें हैं जिस पे ऊपर विरोधाभास हमें देखने को मिल रहा है। वो तीनों बातें क्या हैं? तो सबसे पहली बात है, तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, एवरेज एज जो है मिलिट्री में अभी वो है 32 साल, जो कि लगता है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको समझ होना चाहिए कि ये 30 के ऊपर एवरेज एज है, यानी इससे भी ज़्यादा उम्र के लोग हैं और 30 के ऊपर भी बहुत ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उससे नीचे कम ही होंगे। तो इसीलिए एवरेज एज जो जा रही है वो 32 साल है। और ये स्कीम होने के कारण अग्निपथ स्कीम अगर चलती है 6-7 सालों के बाद, तो हमारे जो एवरेज एज होगी मिलिट्री की वो लगभग 26 साल आ जाएगी, 32 साल से नीचे। तो ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलते हैं और विरोधाभास के बारे में बात करते हैं कि विरोध क्यों हो रहा है। तो 3 बिंदुओं को मैंने देखा है कि इन तीनों पे ही विरोधाभास ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात है एज को लेके, एज क्राइटेरिया जो है 17.5 साल से लेके मात्र 21 साल तक ही सीमित की गई है, और उसके बाद के जो एज के लोग हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो उसमें ये बताया गया कि ये अनफेयर है, क्योंकि 2019 में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो क्वालिफाई कर चुके थे, या फिर वो कॉल लेटर के लिए वेट कर रहे थे, या रिटन टेस्ट के लिए जो भी उनकी मतलब रिक्वायरमेंट थी वो पूरा नहीं हो सका बाद में कोविड होने के कारण, और इसमें कुछ बैकलॉग्स आ गए। तो इस कारण भी वो जो लोग हैं उनके तरफ से भी विरोध हो रहा है कि उनका क्या होगा। तो सरकार की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन दे दी गई है कि इस साल यानी फर्स्ट जो बैच निकलेगी अग्निपथ में, उन अग्निवीरों के लिए एक मतलब 2 साल का एक्सेप्शन दिया गया है, यानी 21 तक लिमिट है, लेकिन 23 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कहेंगे लोग कि ये तो थोड़ा अनफेयर होगा कि हमने एक बार टेस्ट पास कर लिया तो फिर से हम टेस्ट क्यों दें। तो लेकिन आप जानते हैं कि बीच में कोविड हुआ है और बहुत लोगों को भारत में कोविड हुआ है, तो इस बात को फिर से टेस्ट इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आप फिजिकली फिट हो कि नहीं, आपके बॉडी में चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ कोविड, चाहे वो माइल्ड ही सिम्टम्स क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आए हैं और वो मिलिट्री क्राइटेरिया पे फिट नहीं होता तो उसको तो इवैल्यूएट करना पड़ेगा ना। आप मिलिट्री कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती इस मामले में, तो इसीलिए अनफेयर हो सकता है ज़रूर, लेकिन मिलिट्री को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहिए और वो करना भी नहीं, करेगी भी नहीं। तो ये भी बात इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली है। एज में अब बता दूं कि एज के कारण होगा क्या कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें बहुत सारे जो पहले के जो कह सकते हैं कि अनप्रोडक्टिव एक वर्कफोर्स हमारी मिलिट्री में उनको वो हट जाएंगे ऑटोमेटिकली, और हमेशा एक नया ब्लड, एक नए ग्रुप जो है हमारे नवयुवकों की वो आती रहेगी। इसका फ़ायदा क्या होगा? तो जनरली होता है क्या कि हमारी जो एज बढ़ती जाती है 30 के ऊपर अगर हम देखें तो बॉडी में रिजिडिटी खासकर आने लगती है। तो अगर आप इसको कंपेयर करें स्पोर्ट्स से, तो उसमें भी बहुत सारे स्पोर्ट्समैन एथलीट्स का जो एथलीट्स होते हैं उनका प्राइम जो होता है, अगर वो कैरियर, प्राइम कैरियर आपका टीन से लेके मतलब लेटर टीन 15, 16, 17 साल के बाद से लेके 30 तक माना जाता है जनरली। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं क्रिकेट का एग्जांपल ले ले तो उसमें भी 30 के ऊपर अगर खिलाड़ी जाते हैं तो वो अपने खेल में कुछ बदलाव लाते हैं ताकि उनका जो उनकी बॉडी है वो कैचअप कर सके, उनकी बॉडी सस्टेन कर सके, मतलब कंफर्ट रहे। तो लॉन्जिटिविटी कह सकते हैं अपने मतलब कैरियर की। तो इसी तरह यहाँ पे भी वो बात लागू होती है, क्योंकि मिलिट्री जॉब्स जो है वो बहुत ही फिजिकली डिमांडिंग जॉब है, इसीलिए वहाँ के जो भी सैनिक होते हैं उनको फिट होना बहुत ज़रूरी है। उनकी एजिलिटी बहुत मैटर करती है, मोबिलिटी बहुत मैटर करती है, फिजिकल स्टेमिना, फिजिकल फिटनेस बहुत मैटर करता है। तो जो नवयुवक हैं उनकी फिटनेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसीलिए हमारे सेना को यंग होना ज़रूरी है। ये बात
जानना यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप कहें कि एज मैटर, मतलब जो अनफेयरनेस है वो है, लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखें तो ये आर्मी के लिए, ये नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मैटर करता है। तो पहला हो गया। इसके कारण होगा क्या कि जो हमारी मिलिट्री है वो ज़्यादा लीनर होगी, ज़्यादा एफिशिएंट होगी, ज़्यादा कैपेबल होगी फिजिकली भी, और साथ में अगर टेक्नोलॉजी का यहाँ पे असेंबली होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है, तो वो एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो नवयुवक होते हैं वो जनरली इसमें ज़्यादा उत्सुकता दिखाते हैं, ज़्यादा एक्सेप्टेंस उनकी रहती है, ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। और धीरे धीरे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हम अपने लाइफ साइकिल में या हमारा जो एक लाइफ स्टाइल है उसमें ज़्यादा हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, और जनरली नए टेक्नोलॉजी के तरफ उतना हम ध्यान नहीं देते जितना एक नया नव युवक जो है वो देता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में।